हेलो एवरीवन। एस ब्लॉक के लास्ट के लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल इन लिक्विड अमोनिया, जिस वजह से हमको डीप ब्लू कलर देखने को मिला। डीप ब्लू कलर क्यों हुआ? सॉल्वेशन ऑफ मेटल आयन हुआ, सॉल्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, उसी की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी देखने को मिला कि सॉल्यूशन का जो नेचर हो गया मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक था। तो फिर आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, इस ब्लॉक के इस लेक्चर में reaction of अल्कली मेटल्स ही पढ़ रहे हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स का रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग किसके साथ? कार्बन। ओनली यहाँ एक पॉइंट लिख रहा है, लिथियम reacts with elemental carbon to form carbide। सिर्फ लिथियम ही आपका एलिमेंटल कार्बन से रिएक्ट करके कार्बाइड बनाता है, ये ध्यान दीजिए। सिर्फ लिथियम ही आपका एलिमेंटल कार्बन से रिएक्ट करके कार्बाइड बनाता है। ऑल अदर alkali metals, all other alkali metals do form, however lithium, however all other alkali metals do form carbides, but alkali metals, other alkali metals, other alkali metals form carbide on reaction with इथाइन या एसिटिलीन। दूसरा अल्कली मेटल भी आपका कार्बाइड बनाता है, लेकिन उस केस में वो अल्कली मेटल का रिएक्शन किससे कराना पड़ता है? इथाइन से, या इसी को हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं। तो देखो, लिथियम तुम्हारा कार्बन से रिएक्ट कर जाता है, ओनली लिथियम, सोडियम नहीं, पोटेशियम नहीं, रुबिडियम नहीं, सीजियम नहीं, सिर्फ और सिर्फ लिथियम तुम्हारे कार्बन से रिएक्ट कर जाता है और तुम्हारा कार्बाइड बना देता है। जबकि बाकी मेटल भी आप तुम्हारा कार्बाइड बनाता है, लिथियम कार्बाइड इसको बोलते हैं। इसको कैसे तोड़िएगा? 2Li प्लस C2 पर 2 माइनस, ठीक है। तो वो सब छोड़िए, अभी हमको चलिए ठीक है, 2Li प्लस C2 पर 2 माइनस। देखिए, बाकी अदर अल्कली मेटल्स की बात करें तो आपको यहाँ सिर्फ कार्बन ही लिथियम ही कार्बन से रिएक्ट करके कार्बाइड बनाया, लेकिन अदर अल्कली मेटल्स की बात करें जैसे कि सोडियम, वो पहले C2H2 से रिएक्ट करेगा। C2H2 क्या हुआ आपका? इथाइन। लिथियम आपका इथाइन से रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ कार्बन से रिएक्ट करके कार्बाइड बनाता है, लेकिन सोडियम आपका इथाइन से रिएक्ट करेगा। पहले सोडियम इथाइनाइड बनाएगा, HC2, फिर फर्दर रिएक्ट होगा ये फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO, सोडियम कार्बाइड। ये बाकी मेटल का रिएक्शन है। मतलब सोडियम है, अरे तुम M बोल लो ना, M पहले C2H2 से रिएक्ट करेगा, MHC2 बनाएगा और MHC2 कन्वर्ट हो जाएगा M2C2।
लिथियम डायरेक्टली कार्बन के साथ, एलिमेंटल कार्बन के साथ रिएक्ट करके लिथियम कार्बाइड बनाया, लेकिन सोडियम को कार्बाइड बनाने के लिए थोड़ा सा अलग रास्ता चुनना पड़ा, पोटेशियम को कार्बाइड बनाने के लिए अलग रास्ता चुनना पड़ा। क्या भाई? पहले इथाइन से रिएक्ट किया, फिर NaHC2 बनाया, एक हाइड्रोजन हटा और उस हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम मेटल आ गया, NaHC2 बनाया, फिर धीरे धीरे एक और हाइड्रोजन हट के यहाँ फिर एक और सोडियम आ गया Na2C2, और ये तो एक्सेस में रहेगा ही। ठीक है, अब देखिए यहां, अब यहां एक और चीज बता रहे हैं यहां, क्या कि अल्कली मेटल कार्बाइड्स when added with water produces ethyne और एसिटिलीन। जब अल्कली मेटल कार्बाइड लीजिएगा Na2C2, इस पर पानी दीजिएगा तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? NaOH मिलेगा प्लस C2H2 मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इथाइन। This is one of the way how ethine is formed. इथाइन बनाने का ये एक अच्छा तरीका है। सोडियम कार्बाइड ले लिए Na2C2, उस पर पानी दे दिए, हमको इथाइन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? पहले इसको क्या करो, तोड़ दो। इसमें तोड़ोगे 2Na प्लस प्लस C2 पर 2 माइनस। समझा? तो आपको समझ में आ रहा है? पानी को तोड़ दो H प्लस OH माइनस, तो बहुत आसान है। केटायन एनायन को एक्सचेंज कर दो, Na प्लस किसके साथ चला जाएगा? OH माइनस के साथ। C2O2 C2 माइनस किसके साथ चला जाएगा? H प्लस के साथ। तो C2 माइनस कितने H प्लस के साथ जाएगा? 2H प्लस के साथ। तो क्या बना लेगा? C2H2। और Na प्लस चला गया OH माइनस के साथ, क्या बना दिया? NaOH। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इसी नेचर का है। केटायन एनायन एक्सचेंज करने वाला ही नेचर का है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। तो मेटल, अल्कली मेटल कार्बाइड का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ अल्कली मेटल कार्बाइड, अल्कली मेटल कार्बाइड का फॉर्मूला होता है M2C2। लिथियम बाकी अल्कली मेटल से कैसे अलग है? लिथियम प्योर कार्बन से रिएक्ट करके कार्बाइड बना लेता है। लिथियम प्योर कार्बन से रिएक्ट करके कार्बाइड बना लेता है, एलिमेंटल कार्बन से। लेकिन बाकी अल्कली मेटल को इथाइन से रिएक्ट करना पड़ता है, तब जाके कार्बाइड बनता है। बाकी अल्कली मेटल के केस में पहले इथाइन से रिएक्ट करता है, तब अल्कली कार्बाइड बनता है। सोडियम को इथाइन से रिएक्ट कराएंगे तब हमको सोडियम कार्बाइड मिलेगा। पोटेशियम को इथाइन से रिएक्ट करवाएंगे तब हमको पोटेशियम कार्बाइड मिलेगा। लेकिन बाकी केसेस में क्या है? लिथियम के केस में क्या है? लिथियम को इथाइन से रिएक्शन नहीं करवाते हम लोग। लिथियम डज नॉट रिएक्ट विथ इथाइन। टू फॉर्म कार्बाइड। लिथियम आपका इथाइन से रिएक्शन करता ही नहीं है कार्बाइड बनाने के लिए। लिथियम एलिमेंटल कार्बन से रिएक्ट करता है, सिर्फ कार्बन से रिएक्ट करके कार्बाइड बनाता है। ये अंतर देखिए लिथियम का। और सोडियम आपका इथाइन से रिएक्ट करके कार्बाइड बनाएगा, पोटेशियम आपका इथाइन से रिएक्ट करके पोटेशियम कार्बाइड बनाएगा। और कार्बाइड को पानी में दे दीजिएगा तो आपको हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और C2 2 - 2H प्लस लेके फिर से C2H2 इथाइन बना देगा आपको।
और ये इथाइन बनाने का एक अच्छा तरीका है। अब देखिए यहां अब थोड़ा सा हम लोग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कली मेटल्स देखते हैं। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं अल्कली मेटल्स का रिड्यूसिंग नेचर। तो कोई भी मेटल हो अल्कली मेटल, वो पहले सॉलिड में रहता है। ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, in solid state at room temperature. Except mercury। तब आप बच्चा से पढ़ते आए हैं कि सारा मेटल आपका रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहता है, मरकरी को छोड़कर ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। तो मेटल यहाँ सॉलिड है। अच्छा पहले छोड़ो, पहले हम लोग जानते हैं रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या हुआ। रिड्यूसिंग नेचर एक टर्म है, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर को उसके पास नेचर सोन बाय रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं। अब देखो थोड़ा हम समझा रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, नेचर शोन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेचर शोन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। अब देखो यहां क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर कौन शो करता है, रिड्यूसिंग एजेंट शो करता है। जो एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा वही ना रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, ऑक्सीडाइजिंग नेचर कौन शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला। रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं। तो रिड्यूसिंग नेचर वाले का काम क्या है, रिड्यूसेस अदर स्पीसीज। रिड्यूसिंग नेचर कौन शो करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका काम क्या है, दूसरे स्पीसीज को रिड्यूस करता है। जो दूसरे को रिड्यूस करेगा खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब नहीं समझे, एसिड बेस, अरे भाई एसिड क्या हुआ, दूसरे को H प्लस देने वाला, तो बेस क्या हुआ, H प्लस लेने वाला। एसिड हुआ H प्लस देने वाला, तो बेस है H प्लस लेने वाला। तो उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करने वाला, रिड्यूसेस अदर स्पीसीज, मतलब मीन्स ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, खुद को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजेस अदर स्पीसीज, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब मीन्स reduces itself। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजेस अदर स्पीसीज, दूसरे स्पीसीज को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब खुद को रिड्यूस करेगा। ये समझिए, जो दूसरे के साथ जो काम करता है उसका उल्टा काम खुद के साथ होना चाहिए पहले। तो देखो अल्कली मेटल के पास कौन सा नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर है। मतलब दूसरे को रिड्यूस करने का नेचर, मतलब खुद को पहले ऑक्सीडाइज अच्छा कर पाएगा तब ना दूसरे को रिड्यूस कर पाएगा। रिड्यूसिंग नेचर मतलब नेचर ऑफ
reducing other species, दूसरे स्पीसीज को रिड्यूस करने का नेचर मीन्स नेचर टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ। दूसरे को कौन रिड्यूस करेगा? नेचर ऑफ रिड्यूसिंग अदर स्पीसीज, कौन दूसरे को रिड्यूस करेगा? मतलब जिसके पास खुद को ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी हो, जो उसके पास खुद का ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी होगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। दूसरे स्पीसीज को रिड्यूस कौन करेगा? रिड्यूसिंग नेचर किसके पास होगा? विच टाइप ऑफ स्पीसीज विल हैव रिड्यूसिंग नेचर? सच स्पीसीज विच हैव ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, इसके पास खुद ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी होगा वही दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। जिसके पास खुद रिड्यूस करने का टेंडेंसी होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। जिसके पास खुद ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी होगा वही दूसरे को रिड्यूस करेगा। मतलब रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कली मेटल्स मतलब टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। ठीक है, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी। अब देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, तुम थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? एक टर्म होता है LEOZER, लियोजर, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है रिडक्शन। यदि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और यदि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग नेचर मतलब दूसरे को रिड्यूस करने का नेचर, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करने का नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का नेचर मतलब खुद को रिड्यूस करने का नेचर। तो मतलब यहां मेटल का रिड्यूसिंग नेचर का बात कर रहे हैं, मतलब मेटल के खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। तो मेटल का ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी किस बात पर निर्भर करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन। तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन का लॉस ही करता है ना। तो मेटल आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है। क्या रहता है बोलिए? सॉलिड। सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, सॉलिड हार्ड है और बंधा हुआ है। तो पहले इसको हीट ऑफ सब्लिमेशन देंगे, डेल्टा सब्लिमेशन H, तो चला जाएगा M गैस में। अब M गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि ये अल्कली मेटल है। कौन सा मेटल है? अल्कली मेटल। और अल्कली मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है, तो यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी 1 देंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये M+ गैस बना देगा। अब यही जो M+ गैस है इसको ले जाकर हम पानी में रख दें, इस प्रोसेस के दौरान हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगा, डेल्टा हाइड्रेशन H। नहीं समझ में आया? M+ को पानी घेरेगा, M+ को पानी घेरेगा, तो घेरेगा तो उस प्रोसेस में क्या होगा? मेटल आयन और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से यहाँ एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ देना पड़ेगा, यहाँ भी देना पड़ेगा, ये चला जाएगा M+ एक्वस। अब जाके एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। पानी सॉल्वेंट में हम देख रहे हैं, कोई भी रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कली मेटल किसमें देख रहे हैं? वाटर में। कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। तो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ एकदम पैनी नजर लगा के नजर से देखो। यहाँ क्या देखना है तुमको? पहले यहाँ ध्यान से देखना है कि डेल्टा H क्या होगा टोटल।
डेल्टा सब्लिमेशन H, सबको जोड़ देंगे, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 माइनस डेल्टा हाइड्रेशन H, क्योंकि सबको जोड़ दोगे तो M गैस से M गैस कट जाएगा, M प्लस गैस से M प्लस गैस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सीधे एक तुमको कंबाइंड फॉर्म में मेटल सॉलिड को पानी में रखोगे, चला जाएगा M प्लस एक्वस में प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लूज किया तो दूसरा कोई गेन करेगा। जितना ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा दूसरा उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब जितना आसानी से इजियर इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका दूसरे को रिड्यूस करने का नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो दूसरे को रिड्यूस करने का नेचर हमको ओवरऑल निर्भर करता है हमारे हाइड्रेशन एनर्जी पे, क्योंकि ये वाला टर्म डेल्टा H टोटल वाला टर्म क्या आना चाहिए, निगेटिव। निगेटिव को फेवर करने के लिए हम सब्लिमेशन की बात तो नहीं कर सकते, यहाँ हम लोग मेनली बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो डेल्टा हाइड्रेशन H हाई हो और आयनाइजेशन एनर्जी मेटल का क्या हो, लो। मेटल का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो, आयनाइजेशन एनर्जी लो हो, प्लस वाला टर्म कम हो, माइनस वाला टर्म ज्यादा हो। तो ऐसे में देखिएगा क्या आप क्या देखिएगा कि आपको जो रिड्यूसिंग नेचर का जो ऑर्डर आया, देखिए यहां जब आप देखते हैं तो मेरे पास अल्कली मेटल में होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब देखिएगा तो ऊपर हाइड्रेशन इंथैल्पी बढ़ेगा, बता चुके हैं क्यों ऊपर हाइड्रेशन इंथैल्पी बढ़ेगा, क्योंकि साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज कर रहा है ऊपर की ओर। जब ऊपर हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगा साइज ऑफ कैटायन घटने की वजह से, ठीक है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे तो Li प्लस का सबसे ज्यादा, फिर Na प्लस का, फिर K प्लस का, फिर Rb प्लस का, फिर Cs प्लस का, ये हाइड्रेशन एनर्जी होगा। आयनाइजेशन एनर्जी भी ऊपर ही बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी ऊपर ही बढ़ रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी देखोगे तो सबसे ज्यादा लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का। हमको चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी लो, हाइड्रेशन एनर्जी हाई, मतलब अगर ऊपर बढ़ भी रहा है दोनों तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा बढ़े, आयोनाइजेशन एनर्जी कम बढ़े। इस आधार पे हम लोग यहाँ रिड्यूसिंग नेचर देखें। रिड्यूसिंग नेचर क्या आया, रिड्यूसिंग नेचर रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कली मेटल्स, कहने का मतलब एक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल, ईएमएफ बोलते हैं, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ देखो मेटल का, सॉलिड का M प्लस एक्वस में जाने का पोटेंशियल, ताकत कितना है, ये बताता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा, ये हम आगे समझेंगे, बस अभी लिख लेते हैं। ये वाला टर्म मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, इसी को उल्टा कर दें तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, देखो यहाँ मिटाते हैं इसको, तुमको अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ मेटल क्या कर रहा है, 0 से +1 में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल जो निकाले हम लोग, ईएमएफ जो निकाले उसको क्या बोले, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
अभी बस समझ लो। और यही क्या हो, m प्लस एक्वस तुम्हारा m सॉलिड में चला जाए तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रेड्यूसिंग नेचर ज्यादा कब होगा, रेड्यूसिंग नेचर ज्यादा कब होगा, जब m से m प्लस वाला पोटेंशियल ज्यादा आए और m प्लस से m वाला पोटेंशियल कम आए। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कली मेटल ज्यादा कब होगा, जब m से m वाला पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा आए, रिडक्शन पोटेंशियल कम आए, ताकि मेटल का ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी ज्यादा हो तब ना दूसरे को रिड्यूस करेगा, और खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी कम हो तब ना दूसरे को रिड्यूस करेगा। ना तो खुद ही रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तब ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके बाहर, और तब ना दूसरे को क्या कर सकता है, दे सकता है अपना इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, ठीक है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल, जब रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कली मेटल देखेंगे, जो रिड्यूस करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा लिथियम का आया, फिर रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, इन तीनों का लगभग बराबर आया, और फिर आखिरी में आया सोडियम का। आखिरी में आया सोडियम का, लिखिए। सबसे लास्ट में आया मेरा सोडियम का, सोडियम का मेरा सबसे लास्ट में आया। रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा लिथियम का, फिर रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम का ऑलमोस्ट सेम होगा, फिर सोडियम का, और रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम निगेटिव में, मोर निगेटिव इसका आएगा। वैल्यू देखेगा, इसका वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इसका मोर निगेटिव होगा, तब ना सबसे कम होगा, और इसका लेस निगेटिव होगा। तो इसका मोर निगेटिव होने से सबसे कम हो जाएगा, और जब सबसे कम हो जाएगा तो इसका रिड्यूस करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा। मोर निगेटिव होने का मतलब वैल्यू बहुत कम, और लेस निगेटिव होने का मतलब वैल्यू कम। तो बहुत कम खुद को रिड्यूस करने वाला पोटेंशियल ये कहलाता है, खुद को रिड्यूस करने वाला पोटेंशियल। तो खुद को रिड्यूस करने वाला पोटेंशियल इसका बहुत कम, तो इसका मतलब जब खुद नहीं रिड्यूस होगा तो किसको करेगा, दूसरे को करेगा। तो लिथियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, ये ऑर्डर याद रखेंगे। फिर देखिए यहां ध्यान से, यहाँ एक चीज और देखना है कि लिथियम का तो ज्यादा होता ही होता है, अगर रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम में थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ जब ऑर्डर देखिएगा तो रुबिडियम का ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट बराबर बोलिए सीजियम से, सीजियम का ज्यादा होता है, पोटेशियम का बोलिए बराबर ही है लगभग। तो यहाँ क्या आ गया एक पॉइंट, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent of all alkali metals due to वजह, अरे लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आया सारे अल्कली मेटल्स में, वजह लिथियम का साइज सबसे छोटा। अरे भाई मेरे, जो यहाँ एनर्जी वाला टर्म है डेल्टा एच, उसमें क्या आ रहा था, डेल्टा सब्लिमेशन एच प्लस आयनाइजेशन एनर्जी माइनस डेल्टा हाइड्रेशन एच। फेवरेबल फैक्टर क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी, अनफेवरेबल क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलोगे, क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग नेचर आया, क्योंकि लिथियम प्लस आयन का ड्यू टू एल ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी obtained for a small size Li plus।
क्या वजह है? लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग, सारे अल्कली मेटल में लिथियम आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? तो फेवरेबल फैक्टर क्या है? इसका वैल्यू अगर ज्यादा आ जाए तब ना ये डेल्टा एच वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा, ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। लिथियम के बारे में हम एक चीज जान रहे थे कि उसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा Li+ का हाइड्रेशन एनर्जी होने की वजह से ही लिथियम आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आया है। क्यों? क्योंकि लिथियम को सॉलिड को सब्लिमेशन देकर लिथियम गैस में बदल दिया हम लोग। लिथियम गैस में आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा ज्यादा भी है तो कोई बात नहीं, Li+ गैस प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए यहां से। अब देखो यहाँ Li+ गैस को पानी में भेज दिए, इसको बोलते हैं डेल्टा हाइड्रेशन H, निगेटिव होता है। Li+ एक्वस, ये बहुत हाई हो गया, बहुत हाई हो गया लिथियम के केस में, इसलिए इस केस में इलेक्ट्रॉन निकालना काफी अच्छा है, इसीलिए लिथियम आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। वजह ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी, नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। इस तरह से हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल अच्छे से देखें। ठीक है, इसको लिख लीजिए।